नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़। लेकिन इसके पहले मैं कहानी में आगे बढ़ूं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मैं कितनी देर उन पन्नों को हाथ में पकड़े बैठी रही। समय का कोई अनुमान ही नहीं रहा। न मुझे कहीं जाने की जल्दी थी। मैं पढ़ते पढ़ते रोने लगती थी। मेरी शिथिल उंगलियों से कागज निकलकर नीचे घास पर गिरने लगे थे। बर्फ का एक हल्का सा गोला तैरता हुआ आया और मुझे छूता हुआ नीचे गिर गया। साथ ही साथ हवा के झोंके भी आने लगे और पलक झपकते ही सब और बर्फ गिरने लगी। अरे, मैंने जल्दी जल्दी कागज बटोरने की कोशिश की। यही तो मेरी थाती है, मेरे लिए पति के उद्गार और संदेश। उनकी स्याही को कैसे पिटने दूं? मैं बटोरती और हवा आसपास उड़ा ले जाती। मैंने जल्दी जल्दी बेंच के पायों के इर्द गिर्द कागज बटोरे, पर एक कागज था जिसे हवा का झोंका उड़ा ले गया। मैंने बाकी कागज ब्रीफकेस के नीचे दबा दिए। कागज का पीछा करना चाहा, पर पाया कि वह मेरी पहुंच से दूर उड़ गया है और फिर एक झोंके ने उसे चार्ल्स नदी में जा गिराया। मैं थक कर वहीं ठंडी सूखी घास पर निस्सक्त होकर बैठ गई। अब यह बहाव कागज को कहाँ ले जाएगा? चार्ल्स नदी अटलांटिक समुद्र में जाकर नहीं गिरती, कहीं आगे जाकर लुप्त हो जाती है, गुप्त सरस्वती की तरह। बिना किसी संदर्भ के मुझे वह पौराणिक कथा याद आ गई। व्यास महाभारत रच रहे थे, गणेश उसे लिख रहे थे, परंतु नदी सरस्वती की कलकल ध्वनि सुनने में बाधा डाल रही थी। व्यास मुनि ने क्रोधित होकर उसे अंतर्ध्यान होने का श्राप दे दिया। यह हमारे ऋषि मुनि भी श्राप देने में कितने माहिर होते थे, झट से श्राप दे दिया। विशेषकर स्त्री को, चाहे व्यास हो, दुर्वासा या अहिल्या के पति, जिनका नाम मैं बोल रही हूँ। और वो कागज पानी में गिरा ही था कि एक हाथ ने बढ़कर उसे निकाल लिया। कुछ क्षणों में लकी साहब मेरे सामने खड़े थे। हमारी नदी में प्रदूषण करने का क्या तुक है? मेरी पलकों पर बर्फ के कण थे, या शायद आंखों का पानी। मैं टूट कर घास पर ऐसे बैठी थी कि बस यहाँ से उठूंगी ही नहीं। लकी झुके, हाथ पकड़कर उठाना चाहा, पर जब मैं हिली भी नहीं तो वह झुके, कमर में हाथ डाला और सहारा देकर उठने में मदद की। आपको तो पता नहीं होगा, वह रुके। आज बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आने वाला है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, हथेली फैलाई। उस पर बर्फ के कुछ कण आ गिरे। सारा शहर, यातायात, एयरपोर्ट सब बंद हो जाएंगे। शायद 18-20 इंच बर्फ गिरे। वह आकर मेरे पास बैठ गए। बर्फ गिर रही थी, हल्की हल्की, वृक्ष चुप थे। अब कहीं हवा का झोंका तक न था। ये सब क्या हो गया? मैंने अपने आप से पूछा। हम कितने चाव से घर से निकले थे, फिर ये सब मुझे लग रहा है, ये सब अयथार्थ, एक दुस्वप्न। अभी आंखें खोलूंगी और सब ठीक मिलेगा, पहले जैसा। वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, यह दुख का पहला चरण है, अस्वीकरण, वंचना का। मैं कह सकता हूँ कि यह सब नहीं हुआ, पर वह झूठ है। सच जो है वो आपके साथ घट रहा है। मैंने आंखें पोंछने के लिए साड़ी का छोर उठाया। उन्होंने तुरंत मुझे एक सफेद रुमाल पकड़ा दिया, एकदम नया, कोरा, जैसे आज ही खरीदा हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और टहनियों से बर्फ के बड़े बड़े गोले हम पर गिर गए। बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, कुछ देर में एयरपोर्ट और सारा यातायात बंद हो जाएगा, उन्होंने कहा। अब हमें यहाँ से उठना चाहिए। मैं चुप। वो पन्नों को इकट्ठा करके ब्रीफ केस में रखने लगे। उठिए, उन्होंने मेरी बाह पकड़ी और मुझे खड़ा करने का प्रयत्न किया। मेरा शरीर कितना भारी हो गया था, मुश्किल से उठ पाई। अपने पर से बर्फ को झाड़ हटाया। भारी साड़ी की सिल्क की ऊपर रिबेका का लंबा कोट। अब बर्फ तेजी से गिरने लगी थी। पेमेंट एकाएक सुनसान हो गया, मगर सड़क के किनारे बने छोटे छोटे रेस्तरां में उजाला था। अंदर लोगों की भीड़ थी। हम सुन नहीं सकते थे, बस देख सकते थे। उनके हाथों में गिलास, हंसते मुस्कुराते चेहरे, जैसे उन्हें बाहर गिरती बर्फ पर कोई फिक्र नहीं थी। कहीं चलें, कुछ खाएंगी? लकी सा, प्रभाव श्रीवास्तव ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, इच्छा नहीं है, पर यदि आप, मेरा भी मन नहीं हो रहा, पर चलना चाहिए, बर्फ बहुत गिरने लगी है। उन्होंने मुझे देखा। आप साड़ी पहने हैं और चप्पल, बर्फ में कैसे चल पाएंगी? जब मैं होटल से निकली थी तब बर्फ नहीं थी, एकाएक ही गिरने लगी। एक टैक्सी रेंगती हुई हमारे पास से निकली। हमें टैक्सी ले लेनी चाहिए, कहते हुए उन्होंने हाथ उठाया और टैक्सी रुकने का संकेत पाकर ठहर गई।
चलिए। टैक्सी ड्राइवर अपनी तरफ का ही था। उसने हमें देखा पर कुछ बोला नहीं। कहाँ? कुछ देर बाद उसने पूछा। आप होटल जाएंगी? कहाँ ठहरी हैं? नहीं, होटल नहीं। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। वो कमरा मेरे लिए जेल बन गया है। बिकन स्ट्रीट, उन्होंने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने खट से मीटर चालू किया और टैक्सी चल पड़ी। मुझे लगा कि इस तूफान की आशंका ने किसी को नहीं रोका। सारे लोग निकलकर रेस्तरां में खाने पीने जश्न मनाने निकल पड़े हैं, मगर सड़क और किनारे किनारे एक अबोली अपहचानी निस्तब्धता, जैसे प्रकृति भी मेरा साथ दे रही है। जब धूप होती है तो सड़कें और रास्तों पर चहल पहल होती है, लोग आते जाते भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। और जब बर्फ का तूफान आता है तो सब कुछ स्थिर शांत नीरव हो जाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही थी। टैक्सी होटल के सामने से गुजरी, पर मैंने रुकने को नहीं कहा। जैसे शरीर में इतनी थकान, इतना क्रंदन, इतना अवसाद भर गया था कि टैक्सी को रुकने के लिए कहना पहाड़ जैसा लगा। मैं अब भी चुप थी। होटल पीछे छूट गया। आज ही मेरा सामान उस पहली बुकिंग वाले सेट में ट्रांसफ़र हो गया था। मैं वहाँ जा सकती थी, पर उस कमरे में घुसने के ख्याल से ही मैं एक अनजानी वितृष्णा से काँप उठी। न्यूयॉर्क से उड़ान कब है? मेरी आवाज़ काँप गई। 3:30। वहाँ बर्फ नहीं है, वे लोग निकल जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर अपने शीशे में हम दोनों को उत्सुकता से घूर रहा था, शायद जानने के प्रयत्न में कि हम दोनों कौन हैं और हमारे बीच क्या रिश्ता है। हम दूर दूर बैठे थे, इसलिए भाई बहन या मित्र या दंपति हो नहीं सकते थे। फिर औरत कभी आंसू पोंछने लगती है, कभी आंखें बंद कर चुप हो जाती है। पुरुष उससे हटकर बैठा है, उसे सांत्वना देने का कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी वो अजनबी नहीं है। टैक्सी को झटका लगा। संभल कर चलाइए, आवाज में सख्ती थी। सड़कों पर सरपट होने लगी है, ड्राइवर ने कहा। टैक्सी फतेह पर पहुंचकर खड़ी हो गई। इस बार उसने उतरकर मेरी तरफ का दरवाजा खोला। मुझे उनकी आंखों में सहानुभूति दिखाई दी। जब वो भाड़ा दे रहे थे तब मैंने जाना कि बिना सोचे समझे होटल से निकल आई थी, बेसुध बेखबर। कितनी दूर चलती चलती वहां चार्ल्स नदी तक पहुंच गई थी। मेरा पर्स होटल में ही है। कोई बात नहीं, चलिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सहारा दिया। सीढ़ियां सकरी और घुमावदार थीं, टूटी फूटी। संभल कर। वो मुझे संभाले थे और उस बाह के सहारे में एक एक करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरी साड़ी का बॉर्डर गीला था और बार बार पैरों में लिपट रहा था। हमें चौथी मंजिल तक जाना है, चल सकेंगी? मेरे मुंह से निकला। दूसरी मंजिल पर हम रुके। आगे अंधेरा था। लगता है बल्ब फिर फ्यूज हो गया है। संभल कर। अब उनकी बाह मेरी कमर को घेरे हुए थी और मैं हर सीढ़ी पर रुक जाती थी और वो धैर्य से मेरी अगली सीढ़ी चढ़ने का इंतजार करते थे। वो स्पर्श केवल सौहार्द का था। आखिरकार हम सबसे ऊपर की मंजिल पहुंच गए। सामने छत पर बर्फ इकट्ठी हो रही थी और उसके पार का शहर, सागर, इमारतें, उद्यान सभी एक धुंधले से पर्दे में छुपे हुए थे। उन्होंने कमरे का ताला खोला, बत्ती जलाई। आइए, उन्होंने कहा। बड़ा सा खाली खाली कमरा था। 2 कुर्सियां, एक छोटी सी गोल मेज, दीवार से सटी एक चौकोर मेज थी जिस पर कॉफी बनाने की मशीन रखी हुई थी। दूसरी दीवार से सटा एक पतला सा अस्पताल जैसा पलंग। आप थक रही हैं, ठंड भी लग रही होगी, मैं कॉफी बनाता हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने मेरा कोट लेकर कुटी पर टांग दिया। उसके पास अपनी जैकेट की। कॉफी मशीन में पानी पहले से ही होगा। उन्होंने उसे चला दिया। बैठिए। मैं कुर्सी पर बैठ गई, दुतलाई आंखों से देखती रही। उन्होंने मेज के पास की छोटी सी अलमारी खोली, उसमें से 2 मग निकाले। चीनी, दूध? उन्होंने पूछा। जी, दोनों। शायद वो काली और फीकी कॉफ़ी पीते होंगे। उन्हें चीनी के लिए काफ़ी खोज करनी पड़ी, दराजों में इधर उधर। फिर उन्हें 2 मुड़े तोड़े कागज़ के पैकेट मिल ही गए, जैसे अक्सर रेस्तरां में मुफ्त मिलते हैं। कॉफ़ी गर्म थी, गाढ़ी। उसके कुछ घूंट लेकर मैंने स्वस्ति महसूस की। शरीर में धीरे धीरे गर्मी सी आने लगी। कुछ खाएंगी? भूख लगी होगी। कौन सा सैंडविच, चिकन या पनीर? पनीर। मेरा गला भर्राया हुआ था। उन्होंने अपने बैकपैक से 2 पैकेट निकाले। शायद किसी दुकान से सैंडविच लिए होंगे। मैंने खाना शुरू किया, मगर वो गले में फंस रहा था। मैंने उसे वापस रख दिया। आपको कोशिश करनी चाहिए, सुबह आने में भी देर है, पूरी रात पड़ी हुई है। बाद में खा लूंगी। मैंने उसे सावधानी से कागज में लपेट दिया। आप थकी हैं, थोड़ा आराम कर लें। थकान जैसे मेरे पोर पोर से रिस रही थी। मैंने अस्पताली पलंग को देखा। देखने में सकरा है, पर वैसे है आरामदेह। आप लेटिए। और आप? मैं बैठा हूँ। मैंने पलंग की ओर देखा। किसी और के बिस्तर पर लेटना मैं थोड़ा झिझकी।
जैसे मेरी अनिच्छा को पढ़कर उन्होंने कहा, बिस्तर आज ही बदला गया है, सफाई वाली सुबह आई थी, इसलिए कमरा भी इतना व्यवस्थित है। कहते कहते रुक गए। आप यहीं रहते हैं? मैंने पूछा। जी हाँ। उन्होंने खाली मग उठाया, मेज के पास जहाँ शायद जग में पानी होगा उन्हें धोया, पोंछा और वापस अलमारी में रख दिए। सैंडविच लपेटे और खिड़की के पास रख दिए। यहाँ खराब नहीं होंगे, बाहर ठंड है। मुझे अभी समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने अपनी हजारों किताबें दे डाली, अपनी नानी की दी हुई घड़ी बिल्डर्स को दे दी और मैं मूर्ख कुछ भी समझ नहीं पाई। मैं ये सब अपने से ही कह रही थी। वह चुपचाप मुझे ताकते रहे। उनकी दृष्टि द्रवित थी, संवेदनापूर्ण। मैं कितनी मूर्खा हूँ, महामूर्खा। कभी जीवन का मूल्य समझा ही नहीं। मेरे पास क्या है इसकी कदर की नहीं, बस ट्रिविलियन बातों में उलझी रही। वह धीरज से इंतजार करते रहे। दिन नहीं या रात, उन्होंने मन में स्वर में कहा। वह सब जानते थे। वह बहुत सुलझे हुए समझदार व्यक्ति थे। मैं एकाएक चुप हो गई। मैं कहाँ हूँ? बर्फ के तूफान में मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मेरी पलकें झपने लगी थी। अब आप सो जाएं, बहुत कच्ची लग रही हैं। प्रवाल ने मेरे पास आकर मेरी बाँह को पकड़कर खड़े होने में सहारा दिया। मैं जाकर पलंग पर बैठ गई। और आप? अभी दिन के 4 बजे हैं, शाम होने वाली है। आप आराम करें, बहुत थकी लग रही हैं। मुझे कुछ काम करना बाकी है। वो जाकर कुर्सी पर बैठ गए, टेबल लैंप जला लिया। सारी रात बैठे रहेंगे? मेरे मुंह से क्या बात निकल रही थी, जैसे उस पर मुझे कंट्रोल ही नहीं था। जैसे वहां सहारनपुर में बैठे रहे थे और मैं पलंग पर सोती रही थी। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, मुझे उसकी याद नहीं। मैं कौन हूँ इसकी याद तो रही ना आपको? आप स्वयं कौन है इसकी याद है? मेरे मुंह से उपालंब के सर निकला। 3 रात में सोती रही और आप बैठे बैठे पढ़ते रहे। मेरे मुख से शब्दों की झड़ी निकलने लगी थी। फिर चौथे दिन बिना मिले बिना कुछ कहे विदेश के लिए निकल गए। घर में खुसफुस होती रही। लल्ला को दुल्हन पसंद नहीं आई। लगा बहुत बोल रही हूँ, होठ भींच लिए। लल्ला? लल्ला कौन? मेरे घर का नाम लल्ला था? मैं चुप तो चुप। आपने कोई दवा की गोली खाई है? उन्होंने पूछा। हाँ, तनाव कम करने की पूरी सुबह। तभी वो बोले, तनाव कम करने की गोली खाने से कभी कभी अर्धतंत्रिल अवस्था में वर्जनाओं की पकड़ शिथिल हो जाती है। आपके स्वर में कभी इतनी कटुता नहीं थी जितनी इस समय है, इसीलिए सोचा। बस सोचते ही रहिए। मुझे लगा कि क्या सचमुच मेरे अंदर इतनी कड़वाहट भरी हुई थी। बर्फ रुकेगी तो मैं चली जाऊंगी, फिर आप जिंदगी भर सोचते ही रहिएगा। सॉरी, परवाल ने कहा। उनका स्वर मंद था, पर जानबूझकर तो नहीं। हम दोनों मौन हैं, एक लंबा मौन। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो चुप बैठे हैं, बस मुझे देख रहे हैं। उनका चेहरा मैं पढ़ नहीं पाई। जब मौन असह्य हो गया तो अपने को बटोर कर सहज करने की मुद्रा में मैंने कहा, जाने दीजिए, बात पुरानी हो गई, जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई है। वह अब भी चुप है, विचार मग्न। यह बताएं आपको कैसे खबर मिली? वो कुर्सी खिसका कर एकदम मेरे सम्मुख आ गए। हाथ में पेंसिल को घुमाते घुमाते मंद स्वर में बोले, कल एकाएक बोस्टन ग्लोब में निधन समाचार के पृष्ठ पर एक परिचित चेहरा दिखा। विश्वास नहीं हुआ कि शीर्षेंदु हृदयपुरी का देहांत हो गया। बाकी उनके जीवन पर टिप्पणी और पुस्तकों की सूची। स्वगृह में दाह का समय लिखा था। मैं वहाँ श्रद्धांजलि देने गया, पर आप वहाँ नहीं थी। कई अपरिचित चेहरे थे। 2 स्त्रियां गंवार औरतों की तरह जोर जोर से रो रही थी। उनकी पहली पत्नी और बहू। उनके 4 बेटे हैं, मृत्युंजय, शत्रुंजय, धनंजय और रिपुंजय। प्रवान चुप रहे। अब मैं समझा कि आप वहाँ क्यों नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद आप उनके साथ आई थी। फिर भी समाचार पाकर तो आएंगी। उनके भाई से पूछता कैसे। आज सुबह एयरपोर्ट गया, पर आप वहाँ भी नहीं थी। पता नहीं किस दिव्य ग्रह की कृपा से आप नदी किनारे बैठी दिखाई दे गई। पढ़ती थी और आंसू पोंछती जाती थी। बहुत इच्छा हुई ढाढ़स देने की, पर आपके शोक में व्याघात नहीं देना चाहता था। कुछ दूर एक झाड़ी की ओट में बैठा रहा। मैंने उनकी ओर सीधी दृष्टि से देखा। धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? धन्यवाद तो मैं उन्हें देना चाहता था। चलिए अब आराम करें, बातें बाद में। हाय, मेरे मुंह से अनायास फूट पड़ा। वो परेशान होकर उठ खड़े हुए। बस बस, अब आप आराम करने की कोशिश करें। वे लोग कहाँ होंगे? बस जहाज कुछ समय पहले दिल्ली के लिए चल पड़ा है। मैं पलंग पर लुढ़क गई, शिथिल निराग। न जाने कहाँ से एक भारतीय छापे की चादर लाकर मुझ पर हल्के से डाल दी। अब आंखें बंद करें और सो जाएं।
मैंने पैर फैला लिए और आंखें बंद कर ली। जब मेरी आँख खुली तो कुछ क्षणों के लिए भ्रमित सी, खोई सी रही। पहले स्मृति में एकदम अंधकार का बगुला सा था, फिर एक अत्याचारी प्रहार के साथ सब कुछ याद आ गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप का प्रकाश था, जिसमें वो कुर्सी पर बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे। दिन है या रात, मेरा गला भराया हुआ था, जैसे बहुत बोलने या रोने से हो जाता है। न जाने कैसे इतनी गहरी नींद आ गई। रात, आप बहुत थक गई होंगी, सो जाइए। आप सारी रात कुर्सी पर बैठे बैठे काट देंगे। आप बहुत आश्वस्त सो रही थी। ये मेरी बात का उत्तर नहीं था। मैं थोड़ी देर चुप रहकर स्थिति को भांपती रही। बाहर क्या हाल है? सारी सड़कें, सारे रास्ते बंद हैं। अब सुबह जब बर्फ साफ होगी तभी जा सकेंगे। फिक्र न करें, मैं फर्श पर सो जाऊंगा। फर्श पर? मेरे मुंह से निकला। मेरे लहजे से स्पष्ट था, इतने पुराने गर्द भरे फर्श पर। नहीं तो फिर उन्होंने पत्रिका मेज पर रख दी। मैं पलंग के किनारे सरक गई। आइए, कहकर मैंने उनके लिए जगह बना दी। वह मुझे कुछ देर ताकते रहे, फिर उठे और पलंग की पार्टी से सटकर लेट गए। पलंग सचमुच बहुत छोटा है, प्रवाल ने कहा। आप उधर गिर ना जाएं, और वहां से मुझे घेर लिया। उफ, कितनी पुष्ट और बलिष्ठ बाहें थीं वह। अपने को पार्टी ही छुप रही थी। अब उनकी बाहों भी पीठ से गड़ने लगी। जब वैसे लेटना असह्य हो गया तो मैं करवट बदली, पर रही उतनी ही बित्ता भर जगह में। अब मैं उनकी ओर उन्मुख थी। वो कमीज पहने थे, मगर उसके कई बटन टूटे होंगे, क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाने से मेरा चेहरा उनकी छाती के घुघराले बालों को महसूस कर रहा था। उन जड़ों में एक अनजानी मोह महक गुथी हुई थी। उनकी उंगलियां हल्के हल्के मेरा चेहरा छू लेने लगी। मैं पलके कपूर, फिर होठों की रूपरेखा। उस स्पर्श में कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक सहज भावभीना स्पर्श। मैं चुप हूँ, उनकी बाहों में इसलिए बंधी हूँ कि कहीं नीचे न गिर जाऊं। बाहर बर्फ गिरती जा रही है। दूर, कहीं बहुत दूर, एक जहाज उड़ता हुआ भारत की ओर चला जा रहा है। अब तक जहाज कहाँ पहुंचा होगा, मैंने अपने आप से पूछा। उत्तरी यूरोप में कहीं, उत्तर उन्होंने दिया। मेरे अंदर से अनायास ही एक सिसकी उभर आई, उसके बाद एक हिचकी। प्रवाल ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। हमारे शरीर तो पास पास थे, मगर उनमें अभी दूरी सी थी। अब मैंने उनके सामीप्य की उष्णता में सिमटकर अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि प्रवाल को भी बेहद चाहने वाली पत्नी ने कुछ ही महीने पहले आत्महत्या कर ली है। जिसके साथ 10 वर्ष बिताए थे, उसका अभाव तो इनको भी लग रहा होगा। भले ही वो झूठी मक्कार रही हो, पर उससे कोई कमी में अंतर तो नहीं आता। झूठ तो पति ने भी छिपाया था, अपनी पत्नी का, अपने 4 जवान बेटों का, अपने कैंसर का। मगर उससे मेरा शोक कम नहीं हो जाता। दिल पर एक गोसा सा लगा, और जो सत्य था उसे मैं मिटा नहीं सकती थी। प्रवाल हल्के हल्के मेरा चेहरा छू रहे थे, पर वहाँ आंसू नहीं थे। बस पूरे अस्तित्व को झिझोड़ती हुई एक सिसकी हो रही थी, जैसे यह संकेत देने की कि यह सब जो हुआ अभी ताजा है। क्या कहा था जेठ जी ने जब वो मेरे पास अकेले हुए थे, मुझे अपने नए कमरे की ओर नीचे ले जाते हुए? तपेश्वरी बड़की भुइया पर लोट लोट कर रो रही थी। उनकी कलफ लगी साड़ी, उनके मैचिंग गहने, उनके सारे वृत्त उनके साथ रो रहे होंगे। उन्हें संभालने में असमर्थ उनकी सारी गृहस्थी बेबस उन्हें टुकुर टुकुर देख रही होगी। मैंने अंदर ही अंदर भींच ली। प्रवाल मुझे हल्के हल्के चूमने लगे थे, पहले थोड़ी झिझक और संकोच से। मेरी ओर से कोई उत्तर नहीं था, न नकार न आह्वान, पर जैसे हम लेटे थे, मेरा शरीर उनकी ओर उन्मुख। मैंने अपने को रोका नहीं, समर्पित भी नहीं किया। वह एक उष्ण अदम्य वेगमयी लहर थी, जिसमें मैंने अपने को बह जाने दिया। उनके होठ तप रहे थे मेरे माथे पर, मेरी आंखों की पलकों पर, और फिर झिझक गए। कुछ देर हम मौन निस्पंद लेटे रहे। फिर उनके होठ मेरे होठों पर आ टिके, एकदम हल्के से, जैसे एक तितली किसी फूल पर आकर बैठ गई हो। वह क्षण एक गहन अनुभूति का क्षण था। मेरा मस्तिष्क एकदम रिक्त था, सपाट। वहां किसी विचार, किसी संभावना, किसी भी ग्लानि या अपराध भाव की जुम्बिश तक नहीं थी। मैं एक द्रव्य बनकर अंधकार में डूब रही थी। वहां एक थकान थी, एक टूटन। उस क्षण में प्रवाल की निकटता ने मुझे बहुत दिलासा सा दिया, जैसे रिश्ते हुए घाव के लहू को किसी ने हथेली से रोक दिया हो, एक टूट कर गिरते हुए प्राणी को संभाल लिया हो। उनके स्पर्श में एक आकुल प्रेमी नहीं था, एक सांत्वनापूर्ण अच्छा मित्र था। और
एक अच्छे मित्र को एक अच्छे प्रेमी में बदलने में एक पलक झपकते का समय लगता है। हमारे शरीर इतनी सहजता, इतने स्वाभाविक रूप से एकाकार हो गए। उस समय मुझे कुछ भी गलत या अस्वाभाविक नहीं लगा। जैसे ऐसा तो होना ही था। जैसे प्रवाल वर्षों से यही प्रतीक्षा कर रहे थे, कब उस खो गई पत्नी को अपनी बाहों में भर कर लें। मेरी आंखें अपने आप मुड़ने लगी। जब उन्होंने सायास खोली तो उनका चेहरा अपनी ओर उन्मुख पाती हैं। उनकी पलकें ढली हुई थी और उनका चेहरा जैसे दिखने लगा था। कमरे में एक हल्की सी सितकार मडरने लगी। उनका उष्ण शरीर इस ठंडी बर्फीली दुखद रात्रि के अंत का आह्वान था। मैं दूर नहीं हट सकती थी, हटना भी नहीं चाहती थी। जैसी आदत है वैसी पार्टी से सटकर लेटी हूँ। प्रवाल संगति से सांसें ले रहे हैं उनकी, परंतु अभी तो रात शेष है, बर्फ भी गिर रही है, सब और घटाटोप अंधकार है। मैं अनायास ही उनकी ओर उन्मुख हो गई थी। तब महंगी मामी के अनुसार मांस को चीर कर प्रविष्ट होते खंजियर की तरह पीड़ादायक नहीं, बल्कि एक सहज आतुरता, आवेश और कोमलता के साथ। क्या कभी कभी हृदय शरीर के सम्मुख आवास हो जाता है? शरीर अपना सुख ले रहा और मेरा हृदय इस समय बिलखते और छटपटने के बजाय कुछ और ही पुकारने लगा। इस समय न अपने शरीर पर बस था, न हृदय पर, क्योंकि इस क्षण मेरा पूरा अस्तित्व जो पुकारने लगा था, उससे मैं स्तब्ध हो गई थी। कैसी अजीब बात थी। महीनों पति के साथ रहते हुए भी कभी गर्भाधान की कामना नहीं हुई थी। मन में कहीं था, अभी तो नया नया ब्याह है, जल्दी क्या है। जब प्रकृति चाहेगी तो हो जाएगा तो उसे संजो लूंगी। अभी तो यह उन्मुक्तता, बंधनहीन स्थिति ही सुखकर है। पर आज अभी मुझे इतनी तीव्र लालसा क्यों हो लगी है? क्यों मेरे शरीर की हर सिरा, हर रक्त कण इस समय गहराई से यही पुकार रहा है? क्या इसीलिए बिना सोचे समझे प्रवाल के बिस्तर पर मेरा शरीर उस सखरे पलंग पर उनके आह्वान के उत्तर में प्रस्तुत हो गया? हाँ, मुझे चाहिए एक लल्ला या मुनिया, इसी समय, इसी क्षण, एक शिशु जिसे मैं पास में खटोला डालकर सुला सकूं। यह क्षण एक आत्म प्रकटन का था, उस इच्छा को पहचानने, स्वीकारने का, जो मेरे मन में कहीं न कहीं छुपी रही होगी। एक स्त्री के मातृत्व की चाहना, या अब इस समय क्यों फूट पड़ी है, मैं नहीं जानती। मैं सायास आंखें उघाड़कर प्रवाल को देखा। उनके गाल मेरे गाल पर टिका हुआ था और वो पूर्ण रिक्तता की स्थिति में सो गए थे। मैं नींद, थकान और अंधेरे के बीच डूबती उतराती रही। कभी झपक जाती तो कभी जाग जाती। मेरे हिलने से प्रवाल ने झट से आंखें खोल दी। उन गहरी, काली, पिघलती हुई दृष्टि में क्या था, मैं उसे बूझ न सकी। मैंने आंखें बंद कर ली। प्रवाल ने धीरे से अपने को अलग किया, उठे, नीचे फर्श पर गिरी हुई जींस उठाकर चढ़ा ली और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। वह गुसलखाना ही होगा, क्योंकि अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं पैर फैलाकर पूरे पलंग पर लेट गई। मैं हिली डुली नहीं, उस अप्लावित स्थिति में ही आलस्य और तुष्टि की अवस्था में निश्चल पड़ी रही, जैसे प्रकृति को अपना चमत्कार करने के लिए पूरा पूरा अवसर दे रही हूँ। वह कब लौटे मुझे पता नहीं चला, पर मैंने अपने आप उस आधी नींद में सरक कर उन्हें जगह दे दी, फिर झपक गई। यह रात ऐसे ही कटेगी, मुझे लगा। बाहर निरंतर गिरती बर्फ, हर ओर सन्नाटा, एक सकरा सा पलंग और उस पर थकी हुई मैं, अबुझ भावनाओं से उलझी हुई, जैसे एक लहर मुझे दूर दूर बहा कर ले जाती है, फिर लाकर सागर के तट की चट्टानों पर पटक देती है। मैं छत लवलुहान अपने को उन लहरों की दया पर छोड़ दे रही हूँ, और प्रवाह है जैसे मुझे बाहों से बांधे, अथक, आतुर और उन्मादपूर्ण।